हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एचडीएफसी लाइफ के निफ्टी में शामिल होने पर। देखिएगा, निफ्टी के अंदर जो है एचडीएफसी लाइफ जो है शामिल होने जा रहा है और वो वेदांता को रिप्लेस करेगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि वेदांता की जो है डीलिस्टिंग होने वाली है, तो उस वजह से जो है जुलाई 31 से एचडीएफसी लाइफ जो है रिप्लेस करेगा निफ्टी के अंदर वेदांता को। तो देखिएगा, सबसे पहली बात यह कि जैसे ही ये खबर मार्केट के अंदर आई, तो जो फ्राइडे के सेशन के अंदर एक सबसे खास बात देखने के लिए मिली कि एचडीएफसी लाइफ का जो शेयर है वो करीबन 4.5% की तेजी के साथ जो है क्लोज हुआ। और यहाँ पर एक एचडीएफसी लाइफ के अंदर एक रुझान जो है वो जो है एक्स्ट्रा वॉल्यूम के साथ बाइंग साइड पर देखने के लिए मिला। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि ये क्यों बढ़ा। तो देखिएगा, इसके कुछ रीजंस हैं, क्या इसके फंडामेंटल्स हैं, उसकी बात करेंगे। कुल इंश्योरेंस बिजनेस कैसे काम करता है उसकी बात करेंगे। इसकी वैल्यूएशंस किस तरीके से की जानी चाहिए वो हम बात करेंगे। तो देखिएगा, फंडामेंटली उन सभी पहलू पर मैं बात करूंगा, लेकिन मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग एडवाइस नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको वैल्यूएशंस वाइज आपको बताऊंगा कि अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो क्या प्राइसेस हो सकते हैं। तो देखिएगा, सीधी सी बात ये, मैं आपको जो पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि देखिएगा, ये जो बिज़नेस है ये इसका बिज़नेस मॉडल आप समझिएगा। तो देखिएगा, एचडीएफसी लाइफ का जो बिज़नेस मॉडल है वो वास्तव में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जो बाकी बिजनेसेस हैं उसी तरीके से है। अब यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ का जो बिजनेस है वो लाइमलाइट में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कुछ ही प्लेयर्स हैं पूरे निफ्टी के अंदर जो कि इस तरीके के बिजनेस में है। तो आपके पास बहुत बड़ी ऑप्शंस नहीं है और इसीलिए आप देखिएगा कि तीनों जो प्लेयर्स हैं एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसी प्रू और एसबीआई लाइफ, तीनों बहुत अच्छी वैल्यूएशंस के ऊपर जो है ट्रेड करते हैं। तीनों लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर है और एचडीएफसी लाइफ ने जो है बाजी मार ली है, वो सबसे पहले जो है निफ्टी के अंदर जो है शामिल होने जा रहा है। अब सिंपल सी बात यह है कि हो सकता है कि आगे चल के जो बाकी दो लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं वो भी एक दिन निफ्टी का पार्ट हो सकते हैं। वहां पर भी जो है पूरे चांसेस बनते हैं आगे आने वाले फ्यूचर्स के अंदर, क्योंकि वो भी दोनों कंपनियां अच्छी बेहतरीन कंपनी है। तो यहाँ पर जो बिजनेस मॉडल है वो बेहतरीन है और एचडीएफसी जो है उसकी पेरेंट कंपनी। अब ये जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस है देखिएगा, इसके अंदर आप लोग देखिएगा ये एजेंट बेस्ड बिजनेस है। यहाँ पर कस्टमर को समझाना पड़ता है, क्लाइंट को समझाना पड़ता है कि आप इंश्योरेंस ले लीजिए। तो देखिएगा, यहाँ पर जो इनकी एडवर्टीजमेंट्स होती है वो बड़ी डरावनी होती है कि अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया तो आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ज़िंदगी के बाद भी आपकी जो फैमिली है उसका कैसे काम चलेगा। तो इस तरीके से जो एक डर का भाव जो है इस बिज़नेस के अंदर क्रिएट किया जाता है एडवर्टीजमेंट में, और वहाँ से जो बहुत सारी पॉलिसीज़ ये बेचने में जो है सक्षम होते हैं। और वो रीज़न होता है यहाँ पर एक अच्छी काफ़ी पॉलिसीज़ बेचने का। और दूसरा रीज़न होता है एजेंट बेस। ये एजेंट के थ्रू काम करती हैं जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। और एजेंट को भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं पता होता। हम बहुत सारे ऐसे एजेंट्स को भी जानते हैं जो प्रोडक्ट तो बेच देते हैं लेकिन वो पूरी तरीके से समझा नहीं पाते हैं और कस्टमर को बहुत सारी लुभावनी बातें बता देते हैं जो कि होती नहीं है। और पास्ट में जो है हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस तरीके की मिस सेलिंग का शिकार जो है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में होते हैं। अब बात होती है कि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर के लिए क्या है। देखिएगा जी, मैं अगर आपको एज ए कस्टमर बात करूं तो देखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में केवल एक ही प्रोडक्ट आपके काम का है और उस प्लान को बोलते हैं टर्म प्लान। टर्म प्लान के अलावा जितने भी प्लान्स इनके हैं ये सब कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है। तो अभी हम तो एनालिसिस कंपनी के एंगल से कर रहे हैं, तो कंपनी के एंगल से इतना प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये कि एजेंट के माध्यम से जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स ये सेल करते हैं जिसमें कंपनी का बहुत अच्छा मार्जिन होता है। जबकि टर्म प्लान के अंदर कंपनी के मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होते, रिस्क जो है वास्तव में प्रीमियम के सामने ज़्यादा होता है और कंपनियां इंटरेस्टेड भी नहीं होती जो है टर्म पॉलिसी बेचने में, ना ही एजेंट बेचने में इच्छुक होते हैं ज़्यादा टर्म प्लान बेचने में, क्योंकि टर्म प्लान के अंदर एक तो प्रीमियम कम होता है और क्लेम्स ज़्यादा होते हैं। हालांकि उसमें इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट होता नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर एक सबसे खास बात देखने के लिए मिलती है, जो है आप अपने बचपन से ही देख रहे होंगे कि जब एलआईसी के जो एजेंट आपके घर आए होंगे या जब आपने एलआईसी कराई होगी तो एलआईसी के एजेंट आपको वास्तव में इंश्योरेंस कवर से ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं, कितना पैसा आप जमा करोगे। तो हमारे जो दिमाग के अंदर इंश्योरेंस से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का फीचर जो है डाल दिया जाता है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि इतने साल के बाद अगर ये पैसा देंगे तो इतना मनी बैक हो जाएगी। तो मनी बैक पॉलिसीज हैं, जो बाकी पॉलिसीज हैं बहुत ज़्यादा जो है सेल करते हैं। एंडोलमेंट प्लान्स जो है वो भी काफ़ी इन्होंने सेल किए हैं, एलआईसी की भी बात करें या इन कंपनीज की भी बात करें। तो अल्टीमेटली वहाँ पर आज के समय के अंदर अगर हम बात करें तो जो
क्लाइंट है उसको सेविंग बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सेविंग्स की जो रिटर्न है नहीं आती, हालांकि उसका एक इंश्योर्ड इंटरेस्ट जो होता है, तो यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है पार्टी का होता है। तो एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अगर मुझे सलाह देनी हो तो मैं केवल बोलूँगा टर्म प्लान लीजिए आप, और जो भी आप टर्म प्लान लेंगे वो आपके लिए सबसे बढ़िया है। और आपको जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आप जाके म्यूचुअल फंड्स में या बाकी मोड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करिए, बजाय कि जो है आप टर्म प्लान के अलावा जो दूसरी किसी स्कीम्स मिले। और दूसरा इनका बिजनेस होता है बड़ा अच्छा जो है, ये यूलिप प्लान बेचते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो बेचते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा पैसा आता है, बहुत अच्छा कमीशन जो है एजेंट को भी मिलता है। तो अल्टीमेटली जो इंश्योरेंस का बिजनेस है कंपनी के लिए तो देखिए पांचों उंगलियां घी में होती हैं, जो है कस्टमर के लिए हो या ना हो, लेकिन कस्टमर सेफ्टी समझता है और वो एजेंट इस तरीके से माल बेचता है कि जो है कस्टमर को समझ में आ जाती है। तो बात यहाँ तक तो मैंने बताई आपको इंश्योरेंस कंपनीज की, और इसके जो है सबूत भी मैं आपको दे सकता हूं। आप देखिएगा जितने इसके इन्वेस्टर्स ने पैसा कमाया होगा जो इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर, जो भी पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनसे ज़्यादा जो पैसा है वो ये कंपनियां कमाती हैं। आप देखिएगा इंडिया के किसी भी शहर के अंदर आप चले जाइए, आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की आलीशान बिल्डिंगें मिलेंगी, एक बिल्डिंग नहीं मिलेंगी, दो तीन चार बिल्डिंगें, छोटे शहरों में तो चार पांच पांच के 10-10 बिल्डिंगें भी आपको मिल जाएंगी। दिल्ली जैसे शहर के अंदर भी आप देखिएगा, अगर आप सीपी के अंदर जाएंगे कनॉट प्लेस के अंदर, तो आपको चारों तरफ आपको एलआईसी की जो बिल्डिंग्स दिखेंगी। तो जो दिल्ली का भी सबसे पोश इलाका है वहां पर भी आप देखिएगा सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टीज है वो एलआईसी के पास है। ये कहां से बनी है? ये सब बनी है पॉलिसी होल्डर्स के पैसे से। हालांकि जो रेगुलेटर है वो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि आप सारा पैसा जो है शेयर होल्डर्स में नहीं बांट सकते, तो ज्यादातर पैसा पॉलिसी होल्डर के लिए ही सेफ रखा जाता है। लेकिन कंपनी एक परपेचुटी के साथ काम करती है, यानी कि एक परपेचुअल एंटिटी होती है, तो बहुत सारा पैसा जो है प्रॉफिट के रूप में जो है इन कंपनीज की बैलेंस शीट में आपको नहीं दिखता है, वो वास्तव में जो है एस्टिमेटेड लायबिलिटी या एक्चुअल लायबिलिटीज के रूप में दिखता है। तो इसलिए जब इन कंपनीज की पीई रेशियोज देखेंगे तो आपको ये बिजनेस ऐसा लगेगा कि बहुत ही महंगा बिजनेस आप खरीद रहे हैं, लेकिन वास्तव में सच्चाई कुछ और है, क्योंकि इस तरीके के बिजनेस को कुछ और तरीके से वैल्यू करना चाहिए। और बाकी जो यहां पर आप देखेंगे तो बड़ी प्रोफेशनल नॉलेज की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। तो इसके अंदर प्रोफेशनल नॉलेज या इंश्योरेंस के बिजनेस को समझने के लिए काफ़ी जो है पैरामीटर्स होते हैं जिन पर इसकी वैल्यू की जा सकती है। लेकिन मैं आपको एक सिंपल वैल्यूएशंस आपको बताऊंगा कि जिससे आप एक बड़ा इजी तरीके से जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्योंकि कंपनियां वास्तव में बेहतरीन है और मैंने आपको बताया कि इन कंपनियों की पांचों उंगलियां घी में रहती हैं, तो कोई रिस्क तो लॉन्ग टर्म के अंदर इनके लिए अंदर नहीं होता है। एक दो साल हो सकता है कि परफॉर्म ना करें, बट अल्टीमेटली ये जो कंपनी है प्रॉफिट में ही जनरेट करती हैं। और देखिएगा आप देखिएगा एलआईसी का जो बिजनेस है वो भी आप देखिएगा गवर्नमेंट जो है उसको लिस्ट कराने के लिए प्लान कर रही है। सबसे खास बात है कि रेगुलेटर आपके साथ है, यानी कि आईआरडीए जो है इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसका जो साथ है वो हमेशा इन कंपनीज को मिलता है। तो सिंपल सी बात है, उनकी स्कीम जो है हालांकि वो उनसे अप्रूव कराते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर सिस्टम क्या है कि इंश्योरेंस के साथ आप इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं और वहां पर जो कंपनियों को फायदे होते हैं, तो एज ए शेयर होल्डर जो है आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल जो है एचडीएफसी लाइफ या जो बाकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के जो शेयर्स होते हैं उनमें रहता है। और इसी तरीके से एलआईसी की जब लिस्टिंग होगी तो तब तक ये मुझे लगता है कि लाइमलाइट में रहेंगे। और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो बिजनेस है वो काफ़ी बड़ा और बेहतरीन बिजनेस है। तो वहां पर भी देखते हैं कि जो वैल्यूएशंस आती हैं वो किस तरीके की आएंगी, अगर गवर्नमेंट इस साल के अंदर अगर उसको लिस्ट करा पाती है तो क्योंकि गवर्नमेंट के प्लान के अंदर ये जो है पूरा शामिल है। उसके बाद जो है मैंने आपको बोला कि ये पी रेशो पर जो है कैलकुलेट नहीं होते। तो देखिएगा यहाँ पर दूसरी बात क्या निकल कर आती है, दूसरी बात निकल कर आती है कि जब इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे तो दो तरीके के अकाउंट बनाते हैं। एक अकाउंट बनता है रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट का मतलब होता है पॉलिसी होल्डर्स अकाउंट, इसको आप टेक्निकल अकाउंट बोलते हैं। ये आईआरडीए की जो रेगुलेशंस हैं फॉर्म नंबर ARA के अंदर बनता है, यानी कि जो उसका फॉर्म नंबर है ARA, यानी कि ए फॉर फर्स्ट सीरीज ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, और रेवेन्यू अकाउंट उसमें बनाते हैं। इसी तरीके से एपीएल के अंदर जो है प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है नॉन टेक्निकल अकाउंट होता है जो शेयर होल्डर्स के लिए बनता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है शेयर होल्डर्स अकाउंट, उसमें आपको प्रॉफिट थोड़े से ही दिखेंगे, क्योंकि सारा पैसा आप जो है ज्यादातर पैसा जो है करीबन 90 to 95% पैसा आपको एक्चुअल वैल्यूएशंस के हिसाब से वहीं पर बैलेंस शीट में रेवेन्यू अकाउंट में ही छोड़ देना पड़ता है, और बाकी जो प्रॉफिट होता है वो आप ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसलिए आपको जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर नजर नहीं आएगा। इसलिए आप देखिएगा इस कंपनी की भी अगर आप पीई रेशियो देखेंगे तो 89 टाइम्स है। तो अगर अर्निंग पर आप इसको वैल्यूएशन करेंगे तो आप इस शेयर को कभी लेने की सोच भी नहीं पाओगे अगर वैल्यूएशंस वाइज देखेंगे। हालांकि क्योंकि ग्रुप है एचडीएफसी लाइफ,
जो है एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी और एचडीएफसी लिमिटेड ने किस तरीके से 3 बेहतरीन कंपनियां जो है लिस्ट कराई हैं, जिसमें एचडीएफसी बैंक भी है, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस भी, एचडीएफसी एएमसी भी है, और क्वालिटी वाइज जो है ये काफ़ी बेहतरीन ग्रुप जो है जाना जाता है, और जिसकी वजह से ये निफ्टी के अंदर भी शामिल है। और आप देखिएगा जो इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट भी इसके अंदर जो है किस तरीके से आता हुआ नजर आ रहा है। उसी तरीके से अगर हम इस पूरे बिजनेस के साथ साथ अगर हम इसकी वैल्यूएशंस दूसरी कंपनीज के साथ भी करना चाहें तो आपको बात पता चलेगी कि किस तरीके से इनके बिजनेस के अंदर वैल्यूएशंस हैं। तो आप देखिएगा वैल्यूएशंस वाइज सबसे ज़्यादा वैल्यूएशंस के ऊपर आपको कोई शेयर मिल रहा है तो वो शेयर आज भी जो है आपको एचडीएफसी लाइफ है 89 की पी रेशो के ऊपर मिल रहा है, एसबीआई लाइफ 59 की रेशो पे है और आईसीआई 58.34 है। हालांकि मुझे दोनों जो कंपनियां मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, नीचे जो भी मैंने नाम लिए एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रू, ये भी अच्छी कंपनियां हैं, इनमें भी मुझे जो है कोई ऐसा नहीं लगता है कि, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इनमें वोलेटिलिटी हो सकती है शॉर्ट टर्म के अंदर क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। तो ऐसे कंपनीज में जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होती है एसआईपी मोड के अंदर करें और एक लंबे टाइम के लिए आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। तो देखिएगा एचडीएफसी लाइफ की बात करिए, एसबीआई लाइफ की बात करिए और आईसीआईसीआई प्रू की बात की, तो देखिएगा इन सब कंपनीज की जो वैल्यूएशंस है तो वैल्यूएशन वाइज एचडीएफसी लाइफ आपको सबसे महंगी वैल्यूएशंस में मिल रहा है। अगर आप प्रॉफिट की बात करेंगे तो एसबीआई लाइफ के प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है और डिविडेंड यील्ड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा आईसीआईसीआई प्रू के हैं। इसी तरीके से वेरिएशंस जो है पिछले क्वार्टर में जो है कोविड की वजह से आप देखिएगा इनके प्रॉफिट्स अच्छे नहीं रहे थे, पिछला क्वार्टर में रिजल्ट्स इनके अच्छे नहीं थे। और उसके बाद देखिएगा अगर सेल्स के भी फिगर्स अगर आप देखेंगे तो सबसे बेहतरीन जो फिगर्स हैं वो आपको यहाँ पर भी सेल्स के फिगर पे बात करेंगे तो एसबीआई लाइफ के दिखेंगे और ये भी जो फिगर्स हैं रेवेन्यू भी इनकी थोड़ी अलग तरीके से कैलकुलेट होती है। तो एक टेक्निकल इशू है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको किस तरीके से वैल्यू कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इसमें से आप एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा पैरामीटर होता है। लेकिन मैं इसके अलावा भी जो फाइनल पैरामीटर आपको बताऊंगा वो आप ध्यान से समझिएगा। अब देखिएगा इसके अंदर सबसे खास बात क्या होती है, इन कंपनीज को डेट की जरूरत नहीं होती, उधारी की जरूरत नहीं होती, इनके पास इतना पैसा आता है कि वो वास्तव में इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो आप देखिएगा अभी भी आप बहुत सारे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, जैसे मैं एक शेयर के अंदर इन्वेस्टेड हूँ, जैसे आईसीआईसीआई प्रू ने जो है उसके अंदर पैसा लगाया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर, तो उसके अंदर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पैसा लगा तो इनके पास बहुत पैसा होता है। तो ये कंपनी जो है रेगुलरली, क्योंकि इनको जो प्रीमियम है वो लगातार मिलते रहते हैं और जो प्रीमियम के मुकाबले में जो क्लेम्स होते हैं वो 5% से भी जो है कम होते हैं नॉर्मली, क्योंकि मैंने आपको बताया इनकी 5 उंगलियां घी में होती है इनके बिजनेस के अंदर। और इसीलिए आप देखिएगा इनके अगर प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट अगर आप देखेंगे इसके तो वो कुछ भी प्रॉफिट नहीं है, 1295 करोड़ के प्रॉफिट से। अगर कंपनी की वैल्यूएशन देखेंगे तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड करेगी। तो आप देखिएगा 89 की पी रेशो जो है आपको अपने आप इस बात को जाहिर कर रही है कि कितनी महंगी वैल्यूएशन आपको लगेगी। बैलेंस शीट के अंदर देखिए डेट नाम की चीज ही नहीं, बोरोइंग नहीं, दूसरों को उधार देते हैं पैसा, ये खुद नहीं लेते। इतना बढ़िया पैसा जो रोज प्रीमियम आना है इनके पास, हालांकि क्लेम्स भी जाते हैं लेकिन वो इतने नहीं जाते हैं। इनकी जो सबसे अच्छी वैल्यूएशंस होती है, ये मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। इनकी सबसे अच्छी वैल्यूएशंस आप देखिए, जब आप वैल्यूएशंस करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें टेक्निकल है तो आप इनको समझ नहीं पाएंगे आसान भाषा में मैं आपको बताऊं, तो आप देखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है इसकी हमेशा इनकी माइनस मिलेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी पैसा कमाएंगे इन्वेस्टमेंट ही तो करनी है, शेयर्स खरीदने, बॉन्ड्स खरीदने, प्रॉपर्टी खरीदनी है। आप देखिए ना एलआईसी की आप इन्वेस्टमेंट की फिगर देखिएगा बहुत बड़ी मिलेगी। एलआईसी की प्रॉपर्टीज आप देखिएगा दुनिया जहान के अंदर है, किराया कितना आता है, इनकी जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग आप देखेंगे प्रीमियम के बाद क्या होता है आप हैरान हो जाएंगे। इनका प्रीमियम के बाद सबसे ज्यादा जो अच्छी इनकम होती है वो होती है इंटरेस्ट की, यानी कि बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में बहुत पैसा होता है। उसके बाद इनकी इनकम होती है रेंट की, एलआईसी की स्पेशली रेंट के अंदर, और फिर जो कंपनी उसकी जो डिविडेंड्स आते हैं वो इनकम होती है। उसके बाद जिन कंपनीज के शेयर्स इनके पास लॉन्ग टर्म के लिए पड़े होते हैं उसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बड़ा जबरदस्त होता है। तो आप ये समझिएगा कि जो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर अगर आप पैसा डाल रहे हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालेंगे तो ये बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है इन पी वैल्यूएशंस पे भी। हालांकि शेयर्स के निफ्टी में शामिल होने के बाद एक चीज जग जाहिर है कि निफ्टी की पी रेशो ऊपर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि 89 की पी पे है। तो आप देखिएगा वहां पर पी की वैल्यूएशन से जो निफ्टी को वैल्यू करते हैं तो निफ्टी ऊपर की तरफ थोड़ी सी और मूवमेंट आएगी, तो करीबन आधा % के आसपास हो सकता है कि पी रेशो जो है निफ्टी की भी आपको बढ़ती हुई नजर आए। उसके बाद देखिएगा इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 63% प्रमोटर ओन करते हैं, एफआईज की होल्डिंग करीबन 20% है, 21% है, और बाकी जो है डीआईज की होल्डिंग 6.08% है, और पब्लिक जो है करीबन 9% की होल्डिंग इस कंपनी के अंदर रखती है। तो देखिएगा ये जो तीनों बिजनेसेस मैंने आपके साथ डिस्कस की है, ये
अपने आप में जो है काफ़ी अच्छे बेहतरीन बिजनेसेस हैं। और इन बेहतरीन बिजनेसेस के अंदर एक ही खास बात मैं आपको बोलूँगा कि जब अगर आप निवेश करें तो देखिएगा आप यहाँ पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और उसके बाद ही जो है निवेश करें। और इसके बाद अगर हम इसकी वैल्यूएशंस आपको जो है देखें तो वैल्यूएशंस अभी ऐसा नहीं लगेगा आपकी बहुत कंफर्टेबल है। तो अगर आप थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो जो है अच्छे प्राइजेस हो सकता है कि आने वाले समय में आपको मिल जाए। नहीं तो आप जो है एसआईपी मोड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्ट है तो ही इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियल एडवाइस सलाह करें। अब देखिएगा मैं आपसे जो बात कर रहा था वो बात कर रहा था कैश फ्लो की। अब देखिएगा कैश फ्लो जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से 9871 है। तो अब ये देखिएगा 9871 का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ये आपको क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि 9871 करोड़ का, तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। तो आप देखिएगा ओनली 11 टाइम्स ऑफ द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखिएगा ये लगातार बढ़ता जा रहा है इनका। तो सिंपल सी बात ये है, अभी जो टेम्परेरी जो है कोविड की वजह से जो है प्रॉब्लम, सर हो सकता है कि अभी 1-2 क्वार्टर में और कोविड की वजह से प्रॉब्लम अगर इनकी बैलेंस शीट में आपको नजर आए, तब आपको अगर नीचे के प्राइजेस में मिले तो आप एक्यूमुलेट करेंगे तो आपको जो है ज़्यादा अच्छे फायदे हो सकते हैं उस समय पर। तो यहाँ पर देखिएगा अगर आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो माइनस है, ये हमेशा माइनस रहेगी आपका किसी भी साल में आप खोल के देखिएगा, क्योंकि जो प्रीमियम आएगा वो यहीं पे जाना है। और ये जो थोड़ा बहुत पैसा जो है ये पेमेंट जो देते हैं डिविडेंड के रूप में देते हैं। तो सिंपल सी बात है, तो इनकी जो इनकम के मेन सोर्स हैं वो प्रीमियम इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, और इसके अलावा जो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपके साथ जो ये एनालिसिस किया, तो इस एनालिसिस से आपको ये बात समझ में आ गई कि किस तरीके का बिजनेस है और ये निफ्टी में शामिल होने जा रहा है। तो इसलिए आप देखिएगा किन लोगों का रुझान जो है इस कंपनी के अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले बात, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं वो इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हुए नजर आएंगे, तो उनकी तरफ से जो है डिमांड आएगी इस शेयर्स के अंदर। दूसरा, जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स हैं जो केवल निफ्टी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडेक्स म्यूचुअल फंड, उसकी तरफ से जो है इनके बाइंग इंटरेस्ट आएगा। तीसरी बात क्या है कि जो ईएलएसएस स्कीम्स हैं, जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं जिन पे इनकम टैक्स की छूट भी मिलती है, तो वहां पर भी जो है यहाँ से जो है एक रुझान इस कंपनी की तरफ जो है आ सकता है, क्योंकि इंडेक्स के अंदर जो कंपनीज होती है उनकी तरफ जो है वहां से भी जो है रुझान देखने के लिए मिलता है। उसके जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो केवल इंडेक्स फंड के अंदर या इंडेक्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे तो फंड के माध्यम से चाहे डायरेक्टली, तो वहां से जो है यहाँ पे एक रुझान आ सकता है। तो देखिएगा सीधी सी बात है। और एक तो ये खास बात मैं आपको बोलूंगा कि मार्केट में इसने दम दिखाया है तभी तो देखिएगा निफ्टी के अंदर शामिल हो रहा है। तो निफ्टी में तो देखिएगा रोटेशन जो है समय के हिसाब से होती रहेगी, लेकिन ये जो एक शेयर है इसका जो वेलकम जो है हमें करना चाहिए, निफ्टी के अंदर जो है शामिल होने जा रहा है। तो ये जो भी एनालिसिस आपके सामने मैंने किया, ये आपको किस तरीके का लगा, इसको प्लीज़ जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो इसी तरीके से देखते रहिएगा, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। इसी तरीके से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।